13/15 यही बताया था। फिर हमने कहा था कि ये हमारी स्टडी पॉपुलेशन है। ये कौन सी पॉपुलेशन है? स्टडी पॉपुलेशन है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 2017 बैच में क्या होगा, 2018 में क्या होगा, 2019 में क्या होगा। तो वो तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो स्टैटिस्टिक है, ये आरआर था, ये ऑड रेशियो था। These are the measures of association between cause and effect. ठीक है? तो जो भी हमारा स्टडी पॉपुलेशन पे स्टैटिस्टिक था, वो फ्यूचर पॉपुलेशन पे पैरामीटर है। मतलब वो उस ट्रुथ को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमने उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा था। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने ये कहा था कि ये वाला जो है, दिस इज अ पॉइंट एस्टिमेट, इट इज अ, इसका मतलब ये जो है बुलेट है, एक बुलेट है जो कि इंडिया पे लगने जा रही है। लग भी सकती है और पास से भी निकल सकती है। ये पैरामीटर है, ये स्टैटिस्टिक है। ठीक है? ये बताया था नहीं बताया? तो हमने कहा कि इस बुलेट को हम लोग जो है, वो जैसे कि बाण चलता था ना, इस तरह से, इस तरह बाण चलता था, और वो फिर बाण फटाफट कई सारे बाणों में कन्वर्ट हो जाते थे, है ना? एक ही बाण से कई सारे निकल जाते थे ना, इस तरह से। तो वो इंटरवल एस्टिमेट में कन्वर्ट हो गया। कोई ना कोई जरूर लग जाएगा। तो पॉइंट एस्टिमेट से इंटरवल एस्टिमेट हो जाता है। और जैसे जैसे ये इंटरवल एस्टिमेट में नंबर्स बढ़ते जाते हैं, दैट मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रिसीजन कम होता जाता है, पर कॉन्फिडेंस के टू इंक्लूड द पैरामीटर बढ़ता जाता है। प्रिसीजन कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा है। और अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कह रहे हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हैं, तो इसका मतलब था कि अगर सब्सिक्वेंट 100 ट्रायल हो तो पैरामीटर विल बी बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। समझ गए? तो यहां तक मेरे ख्याल से हम लोगों ने पढ़ा दिया। और अब मान लो कि हम इस टेबल में शैतानी कर रहे हैं। वो शैतानी ये कर रहे हैं कि ये गुड अटेंडेंस बैड अटेंडेंस कैटेगरी को छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस गुड अटेंडेंस में मान लो 75% रखते हैं, ये एक कट ऑफ हो गया। इसके ऊपर हम गुड अटेंडेंस कह रहे हैं, इसके ऊपर हम बैड अटेंडेंस कह रहे हैं। पर इस 75% कट ऑफ को हम नीचे भी कर सकते हैं। तो दैट मींस आई कैन ड्रॉ माय लाइन हियर और आई कैन ड्रॉ माय लाइन हियर। 90% कर सकते हैं। समझ गए? तो अटेंडेंस तो एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, और डिपेंडिंग ऑन वेदर आई एम चूजिंग अ हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ, इफ आई एम चूजिंग अ हाई कट ऑफ तो ये वाला नंबर घट जाएगा। इफ आई एम चूजिंग अ लो कट ऑफ तो ये वाला नंबर घट जाएगा। इसलिए अगर हमारा इफेक्ट यस और नो नहीं है, बाइनोमियल वेरिएबल नहीं है, गुड अटेंडेंस बैड अटेंडेंस नहीं है, बट एक्चुअली अटेंडेंस है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, तो हमारी ये टेबल कैसी बनेगी? हमारी ये टेबल कैसी बनेगी? हमारी ये टेबल कब बनेगी? हमारी ये टेबल ऐसी बन जाएगी।
यहाँ पे गुड, यहाँ पे फेल वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पास वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से लेके 1 से लेके 30 तक नंबर है, कितने स्टूडेंट्स है 100, इसमें से 30 स्टूडेंट्स फेल वाले ही ये वाले, ठीक है। इनकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क्ड है, 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है ना। और पास वाले स्टूडेंट्स जो 70 पास है उनकी अटेंडेंस यहाँ मार्क्ड है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह की टेबल बना के देखते हैं क्या होगा। ऑलराइट, अब हमने क्या किया कि नाउ आई एम यूजिंग एग्जैक्ट नंबर्स, आई एम यूजिंग द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई एम नॉट यूजिंग यस और नो, गुड और बैड अटेंडेंस नहीं कह रहा हूं। तो नेचुरली हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गुड 50% से सब ऊपर एक ही में ग्रुप थे। इसको तो क्लोज कर दें, ठीक है। तो यहां बंद लिखें, कितना बंद हो गया, ठीक है। और यहां पे 2 स्टूडेंट 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो 10 रखते हैं, 10 स्टूडेंट्स रखते हैं अपने साथ। हालांकि 30 जो है सही नंबर है, पर 10 रखते हैं। ये 10 स्टूडेंट्स हैं और इनकी अटेंडेंस है ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है, ये 40% है, ये 50% है, ये 60% है, ये 70% है, ये 80% है, ये 90% है, ये 20% है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको नंबर हम बढ़ा देते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला, दिस नंबर प्लस 1, ये 11 हो गया। इसको हम लोग कंट्रोल C करके मान लो यहां तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, चलो 100 तक है, चॉइस तो है ना बैच में, हैं? ऑलराइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 10% और 20 30 40 50 60 70 इसका कंट्रोल C कर लेते हैं और इसको जो है रिपीट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 जो है 10% अटेंडेंस वाले हैं, 10 20 वाले, 10 30 वाले, 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 10 100, सही है ना, करेक्ट। तो हर एक टाइप ऑफ अटेंडेंस की फ्रीक्वेंसी 10 10 है, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया पास हुआ या फेल हुआ, ठीक है। तो फेल का मतलब 0, कंट्रोल C, और हमारे 30 फेल हुए थे, कंट्रोल V, और
कंट्रोल सी। देखो जल्दी जल्दी डाटा बनाने का तरीका ये है, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर गए हम लोग, हमने ये लिख दिया आईडी, मतलब आईडी और स्टूडेंट मतलब नेम है ये वाला लिख दिया परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, और ये लिख दिया पास फेल है ना। ये 3 वेरिएबल हो गए, और ये सारे के सारे वेरिएबल हमने क्या किए, यहां से लेके यहां तक कंट्रोल सी करके इनको सबको यहां पर सेट कर दिया, कंट्रोल वी, कंट्रोल सेट कर दिया, और ये ऐसा नहीं किया, इनको यहां पर कर दिया कंट्रोल सी नहीं किया। इसको जो है पूरे को फिर से जो है ये और बिल्कुल नीचे तक कंट्रोल सी के नहीं कंट्रोल एक्स करेंगे, इसको यहां पे मूव करना है ना, तो कंट्रोल एक्स और फिर जाके इसको कंट्रोल वी, ये पीछे तक खिसक गए। अब इसके बाद हमने कहा कंट्रोल एस सेव इट, हमने कहा सेव इट ऑन डेस्कटॉप, ऑन कंप्यूटर, ऑन डेस्कटॉप। और आज की क्लास का नाम क्या है, 2015 बैच, और आज डेट क्या है 30 अप्रैल 2016, ठीक है। 30 अप्रैल 2016, ठीक है ना। इस फाइल नेम से अपने डेस्कटॉप को सेव कर दिया, ऑलराइट। अब हम लोगों ने एपी इन्फो खोली, हम लोगों ने कहा कि वी वांट टू एनालाइज डाटा, हम लोगों ने कहा कि वी वांट टू रीड अ फाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमने कहा कि हमको रिसेंट डाटा सोर्स नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए, हमको एक वो चाहिए एक्सेल एक्स फाइल चाहिए। हम लोगों ने कहा कि उसकी लोकेशन डेस्कटॉप पे होनी चाहिए, और किस तरह की फाइल होनी चाहिए, वो इस तरह की फाइल होनी चाहिए, ये वाली है ना, इसमें खाली नंबर ही नंबर। ये हमसे पूछता है कि शीट 1 है, हमने कहा शीट 1 है, मतलब कई सारी शीट होती है ना एक्सेल फाइल में, तो कहता है 100 रिकॉर्ड हैं, ठीक है 100 रिकॉर्ड हैं, हाँ 100 तो थे नहीं। अब हम ये करेंगे कि हमें ये पता करना है कि जो पास हुए जो फेल हुए उनकी अटेंडेंस परसेंटेज में फर्क क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने कहा मीन्स, हम मीन्स ले सकते हैं इंडिविजुअल के, पर हम लोग परसेंटेज के मीन ले सकते हैं। तो हमने अगर परसेंटेज का मीन लिया तो हमारे पास ये आएगा, तो ये मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, मिनिमम 25th परसेंटाइल, मीडियन 75th परसेंटाइल, मैक्सिमम मोड, ये सारा आ गया। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज ले सकते हैं कि भाई कितने कितने थे, तो हमने परसेंटेज की फ्रीक्वेंसी ली और ये ओपन कर दिया, तो हमें पता लग गया कि हमारे पास 10 ये चीज थे, तो बाकी सब 10 थे। देख रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बन गया। सब पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? पहचानते हो ना, फ्रीक्वेंसी कितने कितने थी निकल आएगा, हाँ
of percent, and I want to cross tabulate by pass or fail. देख रहे हो ना? So when I say that, it gives me कि जो पास हुए जो फेल हुए उनमें मीन में क्या फर्क था, स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या फर्क था, बता देता है नहीं बता देता? और ये आपको ये बता देता है कि भाई जो कि मीन सेम थे इसलिए ये आपको इसकी सिग्निफिकेंस कि अगर हम इस ट्रायल को रिपीट करें तो ये आपको ये बता देता है कि भाई p वैल्यू 0 0 0 है। इसका मतलब there is absolutely no chance, no matter how many times we may repeat this trial, the difference that we are seeing with percent. अगर ये मान लो आता p is equal to 0.5, so that means there were 50% chances that if we repeat the trial 100 times, the difference that we are seeing between attendance of those who have passed and those who have failed would be different. नहीं समझ में आया? अगर p.5 आता है तो मतलब 50% चांस ऐसे हैं कि what I am seeing is by chance. The difference that I am seeing between the attendance of passed and failed is by chance. अगर इसी को हम लोग जो है वो चार्ट करें तो इधर फेल वाले और इधर पास वाले और इधर परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है। तो अगर ये तो 30 है, दे आर 30 एंड लेट अस से दे आर 70, तो हर एक को हम चार्ट करें परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस तो इस तरह से चार्ट आएगा ना, स्कैटर आएगा यार। इसी तरह से यहाँ पे भी स्कैटर आएगा 70, यहाँ पे 30 डॉट्स होंगे और यहाँ पे 70 डॉट्स होंगे। ठीक है, इनका भी कोई मीन होगा, इनका भी कोई मीन होगा। एक्सपेक्टेड ये है कि जो फेल होने वाले हैं उनकी अटेंडेंस कम होगी तो इनका मीन यहाँ पे होगा, और जो पास होने वाले हैं उनका मीन यहाँ पे होगा। हाँ, इनका 1 प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, इनका प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा जिसमें 68% ऑफ वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा इसमें 95% ऑफ द वैल्यूज होंगी। इसी तरह से इनका प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। ठीक है, इसी तरह इनका प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, क्योंकि ये भी तो इस तरह का कर्व है और ये भी इस तरह का कर्व है, isn't it? हाँ, तो क्योंकि इनका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ओवरलैप कर रहा है, इसकी हायर वैल्यू इसकी लोअर वैल्यू से ज्यादा है, ओवरलैप कर रहा है ना इतना, इसका मतलब ये डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इतनी बार जो ट्रायल हुई इसमें जो भी डॉट्स पड़े इतनी ट्रायल में कि इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था। इट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन है ना दोनों कर्व का। अगर दो कर्व्स हैं किसी भी वैल्यू के जो कि इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी। और इधर वाला मीन और इधर वाला मीन, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। और ये जो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी है दिस इज p वैल्यू। अगर ये 0.05 है इसका मतलब दिस एरिया इज ओनली 5% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द कर्व।
इसका मतलब खाली 5 केस 100 में ऐसे होंगे जबकि वो दोनों कर्व्स को बिलोंग करें। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कर्व्स ओवरलैप करते आएंगे, जैसे जैसे ये मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कम होता जाएगा, मैग्नीट्यूड और डिफरेंस कम हो जाए या डिस्पर्शन कम हो जाए, डिस्पर्शन बढ़ जाए, मान लो मैग्नीट्यूड और डिफरेंस यही है, यही डिफरेंस है, इनका डिस्पर्शन बहुत बड़ा हो गया लाइक दिस, तो ये इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। या तो मैग्नीट्यूड और डिफरेंस कम हो जाए दोनों मीन्स के बीच में, और या स्टैंडर्ड डेविएशन या डिस्पर्शन बढ़ जाए, तो दो कर्व जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, अब लास्ट चीज समझनी है, लास्ट चीज ये है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिस्पर्शन कम होता है। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिस्पर्शन कम होता जाता है, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू ज्यादा मिलती जाती है तो पीकेडनेस बढ़ती जाती है, जो मिडिल फ्रीक्वेंसी है उसकी हाइट बढ़ती जाती है, तो द कर्व बिकम्स मोर एंड मोर पीक हो जाता है। तो सैंपल साइज अगर बढ़ गई तो तुम्हें जो डिफरेंस है वो दिखने लगेगा। इट इज लाइक अ पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। अगर हायर पावर में है तो जो दो पॉइंट्स अभी तक अलग अलग नहीं दिख रहे थे वो दोनों पॉइंट अब अलग अलग दिखेंगे। तो सैंपल साइज इज लाइक पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। हाँ, it will be able to show you the difference between very close points. समझ में आई? तो this is the theory which goes कि जबकि इफेक्ट क्या है, इफेक्ट न्यूमेरिक है, it is not yes or no, it is not a binomial variable, binomial नहीं है, it is not yes no, it is not good attendance bad attendance, क्योंकि गुड अटेंडेंस में क्या है कि 50 और 60 और 70 और 80 सब बराबर है। पर इसमें क्या है कि 10%, 20%, 30% में फर्क है। हो सकता है कि 75% नंबर वाला उस ऑपरेशन से निकल जाए और 72% नंबर वाला फंस जाए। तो खाली ये कहना कि हम एमबीबीएस हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सब ऑपरेशन कर लोगे। ठीक है, तो मैं एमबीबीएस हूं या नहीं हूं, ये बायनोमियल वेरिएबल है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ये सब मतलब गधा घोड़ा सब बराबर तोलता है। जिसके 50% से ऊपर है वो एमबीबीएस है, मतलब गधा घोड़ा नहीं है। गधा खच्चर घोड़ा दैट वे। पर अगर मैं तुम्हें परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रहा हूं और कहता हूं ये डिस्टिंक्शन होल्डर है, चलो ये भी कट ऑफ है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं इसके 70% है और दूसरा कहता है इसके 72 है, तो मुझको मालूम है कि जिस ऑपरेशन से ये 72 वाला निकल जाएगा उसमें ये 75 वाला फंस जाएगा, 2 वाला 70 वाला फंस जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन तो कंप्यूटर्स की बात है ना, जानने की बात है। हर क्वेश्चन जो एमसीक्यू में था वो टेस्ट ही तो था, ऑपरेशन ही तो था। वो 72 बार निकल गया, वो 70 बार निकला। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि 2 ऐसे ऑपरेशन जरूर होंगे जिसमें वो निकल जाएगा और ये नहीं निकलता। इसका मतलब ये नहीं कि 70 वाला खराब है। अब मन्यू तो था, चक्रव्यूह के बीच तक पहुंच गया, उसको बाहर निकलना नहीं आता था, वो लास्ट 2 पॉइंट्स नहीं मालूम थे। तो जब सारथी ने पूछा कि अब क्या करो, तो कहा भैया अब रास्ता नहीं है, अब मुझे मालूम नहीं क्या करो। I have no capability of instructing you any further.
अब या तो मैं मारा जाऊंगा और या संध्या हो जाएगी और या पिताजी आ जाएंगे, तीन में से एक बात होगी। अनफॉर्चुनेटली वो मारा गया। ठीक है, इसलिए 72 और 70 का फर्क है। इसलिए कभी भी न्यूमेरिक डाटा को कैटेगोरिकल डाटा में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि यू लूज इंफॉर्मेशन। जैसे ही तुमने अटेंडेंस को गुड अटेंडेंस बैड अटेंडेंस में माना, यू विल नॉट बी एबल टू सी द डिफरेंस, यू विल लूज पावर। ठीक है, तो कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस डाटा इनटू कैटेगोरिकल डाटा इज अ बैड रिसर्च स्ट्रेटेजी। जब कहते हो लो बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट, अरे काहे लो और नॉर्मल कह रहे हो भाई? जो उसका एक्चुअल बर्थ वेट है वो यूज करो। हो सकता है तुम्हारा कट ऑफ सही ना हो भाई। गुड अटेंडेंस बैड अटेंडेंस 60 पे कहनी चाहिए या 70 पे कहनी चाहिए या 50 पे कहनी चाहिए, पता ही नहीं। तो कभी भी कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा is a bad strategy. Therefore, using that 2x2 table is a much weaker strategy than by using this means and standard deviation. Mean को compare कर लो दोनों, ठीक है? Mean, median, mode and p-value, ठीक है? अब दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। एंड नॉर्मली दिस इज, इफ दिस इज 3, दिस इज 2, इफ दिस इज 3, दिस इज 2। विड्थ और हाइट का ये रिलेशन, तो विड्थ और हाइट का जो रिलेशन है उसको हम लोग कहते हैं कर्टोसिस, उसको हम लोग कहते हैं कर्टोसिस। और राइट और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस में जो चेंज है, डिफरेंस है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्यूनेस, उसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। समझ गए? स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो स्क्यूनेस राइट साइड की हो सकती है, स्क्यूनेस लेफ्ट साइड की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर सर्वाइवल है, तो उसमें ज्यादातर लोग पहले ही मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वो लंबे बचते हैं, तो वो राइट साइडेड स्क्यूड कर्व। और जब कर्व स्क्यू होता है, जब कर्व जो है इस तरह से स्क्यू हो गया, मान लो इस तरह से गया, तो मोड जो पहले था वो अपनी जगह ही रहता है, मोड इज कांस्टेंट। मीडियन थोड़ा खिसकता है और मीन बहुत खिसक जाता है। तो एक तरीका देखने का यह होता है कि अगर मीन मीडियन मोड सेम है तो इसका मतलब स्क्यूनेस नहीं है, और नहीं तो मीडियन और मीन जिधर की तरफ खिसक गया है, राइट या लेफ्ट, उस तरफ की स्क्यूनेस है। और स्क्यूड कर्व में जो सिग्निफिकेंस के टेस्ट है वो अलग है, स्क्यूड में अलग है, नॉर्मल में अलग है। नॉर्मल में पी वैल्यू कैसे निकालोगे? पी वैल्यू कैसे निकालोगे? पी वैल्यू नॉर्मल कर्व में और पी वैल्यू स्क्यूड कर्व में। अगर पी वैल्यू नॉर्मल कर्व में निकालनी है तो ये इसमें अगर दो ग्रुप्स है अभी, तो स्टूडेंट टी टेस्ट लगेगा, स्टूडेंट टी टेस्ट लगता है। अब अगर सैंपल इज, इफ द सैंपल इज मोर देन 30, और नहीं तो जेड टेस्ट लगता है। अगर नॉर्मल कर रहे, ठीक है, और अगर स्क्यूड कर रहे हो
बताती है कि ये स्क्यूनेस है या नहीं। बार्लेट टेस्ट फॉर इनइक्वालिटी, अगर मोर देन वन ग्रुप है तो ये एनोवा यूज कर लो। अगर दो ग्रुप है तो ये टी टेस्ट है, और अगर स्क्यूड कर रहा है तो लास्ट में ये देता है क्लस्टर वन। तो हर तरह से ये पी वैल्यू निकाल के दे देता है तुमको। यू कैन यूज द पी वैल्यू विच इज द लीस्ट एंड यू विल ऑलवेज बी सेफ। मोर देन वन ग्रुप एनोवा, लेस देन मतलब टू ग्रुप्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, student t test or z test, and two groups skewed distribution cluster ones। तो ये जो t test जो नीचे सिग्निफिकेंस के टेस्ट लगे हैं उनकी चॉइस के बारे में बता दिया मैंने। और ये तुमको बता दिया कि अगर मीन, मीडियन और मोड सेम है, मोड बिल्कुल चेंज नहीं होता, मीडियन थोड़ा चेंज होता है और मीन बहुत चेंज हो जाता है। तो ये कर्व बहुत सिवियरली राइट साइड पे स्क्यूड है, बहुत सिवियरली राइट साइड पे स्क्यूड है। नहीं, क्योंकि मोड तो 20 है, मीडियन 45, मीन 47, इसका मतलब सिवियरली राइट साइड पे स्क्यूड कर रहे हैं। इसलिए इसमें हम पी वैल्यू नहीं लगाएंगे, इसमें हम पी वैल्यू कैसे लगाएंगे, क्लस्टर वॉलेस वाली। ठीक है। अब हमने तुमको बहुत सिंपली ये बता दिया कि उस डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, उस डाटा का स्ट्रक्चर क्या है। उस डाटा का स्ट्रक्चर ये है कि ये केसेस का आईडी है, ये इनकी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है, ठीक है, और ये इनकी पास हुए या फेल हुए। सही। पर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको एक्सप्लेन करें, जिसको हम कंफाउंडर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल हो सकता है, यहाँ पे मेल फीमेल भी हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल एज हो सकता है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन पीएमटी हो सकता है। तो ऑल दोस आर कंफाउंडर्स। So the explanatory variable is percentage of attendance, and all others are other explanation, or they are confounded. वो circumstance में हम लोगों को linear regression लगाना पड़ेगा। linear regression। अब हम ये पास फेल नहीं करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, we convert it into marks। तो मान लो यहाँ 78% थे, 67 थे, 65 थे, 67 थे, 66 थे, 68 थे, 76 थे, 65 थे, 54 थे, 55 थे, 45 थे, 67 थे, 78 थे, 65 थे, 54 थे। कोई रैंडम नंबर भर रहे हैं, समझे भाई? 45 थे, 56 थे, 67 थे, ऐसे करके भर दिया हमने। और क्योंकि हमें जल्दी लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके यहाँ से कर देंगे, हाँ, और कंट्रोल सी करेंगे और इसके नीचे से कंट्रोल भी कर देंगे। तो मैं बेईमानी करना सिखा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल भी, ठीक है। और फिर नीचे गए, फिर कंट्रोल भी कर दिया। नाउ आई एम रिपीटिंग दोस नंबर्स। फिर नीचे गए, फिर कंट्रोल भी कर दिया, फिर नीचे गए, फिर कंट्रोल भी कर दिया। और यहाँ पे 67, 50
56, 67, 78, 65, ये हमने इसके नंबर रख दिए। अब हमने क्या किया कि इधर की तरफ से भी कैटेगोरिकल वेरिएबल निकाल दिया। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सही। तो अब दोनों तरफ कॉज और इफेक्ट, दोनों तरफ न्यूमेरिक वेरिएबल है ना तो हमने इफेक्ट नापने में इंफॉर्मेशन यूज की और ना हमने कॉज नापने में इंफॉर्मेशन यूज की, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब हम लोग ले गए इसको फिर से अगली इनको में हम लोगों ने कहा मैं रिलेट करना चाहता हूं, हम लोगों ने कहा रीड करो, हम लोगों ने कहा अब इसने जो है हमको बता दिया तुमने रिसेंटली रीड किया था, इसी को रीड करना है। बार बार हम इसको याद नहीं करानी पड़ती। शीट 1 ओके, चलो कुछ रिकॉर्ड नंबर बढ़ गया 101 के, अच्छा नंबर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स का मीन निकाल सकते हैं। मीन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये क्या था, एमएफ क्या था, मेल फीमेल, और ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स था। तो इसका मीन अगर हम लोग निकालते हैं तो निकाल भी सकते हैं। परसेंटेज का शायद मीन हम लोग पहले निकाल चुके थे, परसेंटेज अटेंडेंस की थी, नहीं अरे यार पास फेल हो जाएगा, मार्क्स दिया है मेल फीमेल ना था। ये 62% है ना, ये मेल फीमेल जो है एक्चुअली इट इज मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम मीन्स ऑफ मार्क्स भी निकाल लिया और मीन्स ऑफ परसेंटेज भी निकाल लिया हमने, और ये मार्क्स को हम लोग पास और फेल में भी निकाल सकते हैं। मीन्स ऑफ मेल फीमेल डिपेंडिंग ऑन क्रॉस टेबलेट बाय पास फेल, अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कोई तो जो पास हुए और जो फेल हुए इसमें 63% फेल वालों को मिल गए, 62% पास वालों को मिल गए, इसका मतलब घपला है, कोई सही बात नहीं है। और चलो ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि तुम्हें देखना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लीनियर रिलेटेड करेंगे। कहाँ से हमारा क्लास नहीं ना, इसका क्लास था फिजियोलॉजी का क्लास नहीं ना, हाँ फिजियोलॉजी का ही था, बट मेरे ख्याल से डॉक्टर कमलेश का कह रहा है, ठीक है उसका एक्शन बन गया। आउटकम वेरिएबल मान लो हम लोग रखते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखते थे, और हम इसको अटेंडेंस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम करेंगे तो हमारा फौरन ही आ जाएगा। ये देखा तुमने, इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में, इसको हम लोग अगर ग्राफ बना लें, अगर हम लोग इसका ग्राफ बना लें तो हमारा ग्राफ कहीं पे मान लो लाइन ग्राफ, और इन
और डिपेंडेंट एक्सिस में जो XY पे लिखा हुआ है एरिया बार ओवर कॉलम स्कैटर बनाते हैं स्कैटर ना, और मेन वेरिएबल इसमें रखते हैं MF। और परसेंटेज रखते थे एनीवे इसमें किस तरह से होगा, इधर की तरफ परसेंटेज था और इधर की तरफ परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस था और इधर की तरफ परसेंट ऑफ मार्क्स। तो सवाल था कि परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और percentage of marks 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इसमें एक तरह का स्कैटर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और जनरली एक्सपेक्टेड क्या है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस बढ़ती जाए वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स बढ़ता जाए। इसमें जनरली बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा है? तो अब इतना अगर ये स्कैटर आ गया तो इसमें हम लोग एक लाइन बना सकते हैं। वो लाइन ये लाइन है, ठीक है। और ये लाइन ये है कि ये दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज डॉट्स। दिस लाइन is representing all these dots। तो इस लाइन से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारी 70% अटेंडेंस है तो हमारे एक्सपेक्टेड नंबर कितना होना चाहिए, बता सकते नहीं। इस लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब अगर हम इस नंबर से, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? वाई। तो y is equal to some constant, this is constant है ना, इसको हम लोग बीटा 0 भी कहते हैं, प्लस वैल्यू ऑफ x, यहां पे x कितना है? 70 है ना, इनटू यूनिट चेंज इन y। इसमें यूनिट चेंज इन y x से कितना चेंज इन y होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज बीटा 1 और सम दैट कांस्टेंट इसके यूनिट चेंज से
y में कितना चेंज होता है, y में कितना चेंज होता है, इसमें जब एक यूनिट चेंज होता है तो y में कितना चेंज होता है, इससे जो है मल्टीप्लाई कर दो 70 से तो ये नंबर आ जाएगा। समझ में आ गई? यूनिट चेंज इन x से y की कितनी यूनिट चेंज हो रही है, दैट इज बीटा कोएफिशिएंट। समझ में आ गई नहीं आ गई? अब सवाल इस बात का उठता है कि ये जो ट्रेंड लाइन बनती है, ये जो ट्रेंड लाइन बनती है, इसमें ये वाला पॉइंट है मान लो, तो तुमको एस्टिमेट जो है ये वाला पॉइंट है, तो तुम्हारा एस्टिमेट तो ये वाला है, एस्टिमेट तो ये है, ट्रेंड लाइन तो यहां पे और ऑब्जर्वेशन यहां पे। ऑब्जर्वेशन और एस्टिमेट में फर्क है ना, ऑब्जर्वेशन माइनस एस्टिमेट इज इक्वल टू एरर और रेजिडुअल। क्या कहते हैं उसको? रेजिडुअल। रेजिडुअल मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तुम्हारी ट्रेंड लाइन, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रेजिडुअल। एस्टिमेट तुम्हारी लाइन कह रही थी यहां आना चाहिए, पर ये आ यहां पर आया खुद में, तो इतना हिस्सा ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये रेजिडुअल हो गया। ठीक है? एवरी टाइम अगर तुम्हें रेजिडुअल निकालना हो तो रेजिडुअल इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड है। तो इफ यू try to take out the residual for every single point, then जितने पॉइंट इधर है उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और जितने पॉइंट इसके नीचे है उनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को खत्म करने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे, यू स्क्वायर इट एंड यू विल सम इट। So first of all, observed minus expected square, sum it. So you will get a value which is sum of observed minus expected whole square. All right? And this is sum of squares. What is this called as? So it is sum of squares. So this is sum of squares. Divided by n or the total number of trials, and this is what is chi-square. This is what is chi-square. ठीक है? So this is trying to find out the unexplained part of the trend line. So not only should you be able to draw the scatter, you should be able to draw the trend line, and you should be able to say how much you cannot explain. How much you cannot explain. So this chi-square will be able to give you a p-value. And supposing I say the p-value is 0.23, that means we are able to explain only 23%. No, we are able to explain only 100 minus 23. 23 we are not able to explain. All right? So you understand now that when you are trying to correlate cause and effect, either you are measuring them by categorical binomial data, yes or no, or you are measuring them by
numeric data. Then you may be measuring cause by numeric data. When you are trying to compare means, अगर दोनों binomial हैं, तो you have risk ratios and odds ratios and 95% confidence intervals. अगर cause खाली numeric है, then you have comparison of means and the p-value associated with it, which comes through student t-test or z-test or ANOVA or Kruskal-Wallis statistics. और अगर दोनों ही continuous है cause और effect, then you measure it by this trend line, by this equation, where if you know the value of x, you will come to know the value of y. All right? And the unexplained part is square of residuals. Unexplained part is square of residuals or chi-square or that. समझ में आ गई? हाँ? Cause effect relation की statistics समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ? Anything else? Everybody has understood it. How long will you remember it? 5 minutes?